और एल्स 2 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, ये बोल सकते हैं उनको हम। डिफरेंशियल नाम ही है, डिफरेंशियल कुछ डिफरेंट है। हम लोग ने बोला तुम्हारा वोटिंग राइट कम कर दिए, तुम्हारे पास 10 शेयर है तो तुम एक ही वोट करेंगे, तुम्हारे पास 10 शेयर है तो तुम एक ही वोट करेंगे। यूजुअली कैसा होता है, 10 शेयर है तो 10 वोट, कौन से केस में, नॉर्मल केस में, बट डिफरेंशियल केस में अलग है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर होल्डर को 10% दे रहा है डिविडेंड, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले को 12% देंगे। मतलब ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, वोटिंग को लेके, डिविडेंड को लेके, और अदरवाइज कुछ अलग और भी कुछ होगा, तो इट शुड बी मेंशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स। So there are two types of equity share with normal voting rights and equity share with differential voting rights. अब जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। आ गया हमारा प्रेफरेंस, देखो ये कितना, प्रेफरेंस शेयर्स बोला मतलब इसको कितना बेनिफिट होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स, the shares which carry the following preferential rights are termed as preference shares. A preferential right as to the payment of dividend during the lifetime of the company, जब तक ये कंपनी में है तब तक पहला डिविडेंड इसको मिलेगा। एंड प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। रिटर्न ऑफ कैपिटल बोला मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बच्चों इक्विटी एंड प्रेफरेंस में एक चीज ध्यान रखना, खाली इक्विटी शेयर्स का कैपिटल का रीपेमेंट कब होता है पता है, तो रीपेमेंट वाइंडिंग अप के टाइम होता है। और अदरवाइज कंपनी अगर बायबैक कर रही है, बायबैक मतलब क्या, अपना खुद का ही शेयर परचेस कर रही है, कंपनी को शेयर अभी रखने की जरूरत नहीं है, तो कंपनी शेयर होल्डर के पास है ना, खुद ही शेयर परचेस करेगी, कंपनी खुद ही परचेस करेगी, इस कॉल्ड एज अ बायबैक। क्या बोलते हैं उसको, बायबैक। और अगर कंपनी बायबैक नहीं कर रही है तो डायरेक्ट कंपनी पैसा कब देगी, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे। वाइंडिंग अप बोला मतलब कंपनी क्लोज होने के टाइम पे, मार्केट वैल्यू पे। पार्थ मेहता, ओके। और यहाँ पे ध्यान दो, देख मार्केट वैल्यू पे बोला है, बट यूजुअली कंपनी मार्केट वैल्यू पे नहीं करती, क्योंकि आगे जाके आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आगे जाके हायर लेवल पे अकाउंटिंग करेंगे, उसके अंदर है ना फेस वैल्यू पे, जब पेमेंट करते हैं तो फेस वैल्यू पे करते हैं, मेजॉरिटी टाइम फेस वैल्यू पे ही होता है। लेकिन कंपनी अगर बहुत अच्छी है, कुछ है, तो एक्स्ट्रा देना चाहती है दे सकती है, बट यूजुअली फेस वैल्यू पे होता है बेटा। रिटर्न ऑफ कैपिटल बोला मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, तो हम किधर थे, हम इक्विटी शेयर में थे। लेकिन ना प्रेफरेंस शेयर्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स ये मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए इशू करते हैं। मैक्सिमम कितना, 20 ईयर्स। मतलब 20 ईयर्स के बाद में कंपलसरी एंड कंपलसरी रीपे करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया, मैक्सिमम 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स तक ही हम लोग इसको इशू कर सकते, मतलब 20 ईयर्स के लिए ही इशू कर सकते हैं। टाइम पीरियड इज 20 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स कंपनी हैव टू कंपलसरी रिडीम। व्हाट डू मीन बाय रिडीम, रिडीम का मतलब है रीपेमेंट। रिडीम वर्डिंग सुना रहेगा, इसके पहले आया रहेगा रिडीम, रिडीम का मतलब है रीपेमेंट, कंपलसरी रीपे करना पड़ेगा, कंपलसरी 20 ईयर्स ना। प्रेफरेंस शेयर के लिए कुछ बातें, preference shareholder have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity share. They also get the priority in the repayment of the capital. The rate of dividend is prescribed at the time of issue. अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर सॉल्व किया होगा तो कभी प्रेफरेंस शेयर्स आया होगा तो ऐसा कुछ नाम आया रहेगा, देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट 10% इंडिकेट्स, व्हाट 10% इंडिकेट्स, हितेन मेरे भाई, प्रेफरेंस के बाजू में क्या लिखा है, गलती हो गई ना। हाँ शेयर्स है, शेयर्स के ऊपर रिटर्न में ऑलवेज क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है।
दैट इज द रेट ऑफ डिविडेंड. क्या ये रेट ऑफ डिविडेंड. अब ये 10% लिखा है, मतलब ये कभी भी फ्लक्चुएट होगा नहीं, कभी भी फ्लक्चुएट होगा नहीं. इट इज द फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड. कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो भी पर 10%, कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो भी 10%, बढ़ा तो भी 10%, कम हुआ तो भी 10%. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा नहीं है. इक्विटी शेयर्स का डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट. प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो इंक्रीजेस, और प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिक्रीजेस. ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? जाग रहे तुम लोग? चे उठो फटाफट, चाय पी लो थोड़ा सा. आई एम नॉट शॉक. क्यों? क्योंकि अकाउंट्स जैसे अकाउंट्स के लेक्चर में तुम सो जाते हैं. हाँ, अभी इधर क्या सर पका ही तो रहे ना, बाकी क्या है? बेटा अभी नहीं, इंटर में जब जाओगे ना सेकेंड लेवल पे, तो यही सब बातें बहुत याद आएगी, छोटी छोटी बातें. ओके चलो. नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स, बट they have voting rights only on matters which affect their interest, जैसा changing the right of preference share etc. they get the voting rights if dividend remains unpaid. चलो एग्जांपल लेता हूं. अभी अगर है ना ये 10% है, अगर इसको रिड्यूस करके 8% करने का है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग को बुलाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी. क्या कंपनी डायरेक्टली 10% का 8% कम कर सकता है क्या? कंपनी के पास डायरेक्टली राइट है क्या? नहीं, कंपनी डायरेक्टली नहीं करेगा. कंपनी हैव टू फर्स्ट आस्क द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. उनको प्लान बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्विंस हो गए तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग रेट कम करेंगे. लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं होता है, रिजोल्यूशन पास होते हैं. रिजोल्यूशन का मीनिंग पता है ना? पता है क्या रिजोल्यूशन का मीनिंग? पता है क्या? वोटिंग के बाद होता है. रिजोल्यूशन है ना, वोटिंग के बाद होता है. जैसे सिंपल मीनिंग में अगर बोलो, डिसीजंस. रिजोल्यूशन बोला मतलब डिसीजन. आपने बहुत बार सुना होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो क्या? देखते हो? तो उसमें भीड़े भीड़े ए कुसुमे દીકરી શું બાલે છે, નથી જોતી? શું વાત છે, એમ नहीं करवानी है? नॉनसेंस. ओके ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो. तो उसमें यस यस यस, मेरा भी हाँ बेटा भाई. ओके. तो उसमें भीड़े, देखो भीड़े बार बार क्या बोलता है कि ये सोसाइटी का मैटर है, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, मीटिंग बुलानी पड़ेगी, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सुना है क्या? ओके ठीक है. जब उनकी मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर उन लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रस्ताव है, ये हमारा प्रस्ताव है. कितने लोग इसमें एग्री है? तो सब अपना हाथ ऊपर करके बोलते हैं हम लोग एग्री है. तो उसके बाद में देखो वोटिंग होता है. ऐसा देखा है? ये सीन देखा है कभी? ओके ठीक है. उसके बाद में उसके बाद में उसका एक स्टेटमेंट होता है. हाँ, तो प्रस्ताव के बाद में, वाद विवाद के बाद में, तो ये तय हुआ कि, ऐसा सुना है क्या? तो ये डिसीजन हो गया, ये तय हुआ कि, ऐसा कभी बोला रहेगा? यस, दैट इज द रिजोल्यूशन. क्या ये रिजोल्यूशन है? समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द ट्रैक गया, लेकिन वो समझाना जरूरी था, इसके लिए बताया. जो मीटिंग के अंदर वोटिंग के बाद में जो डिसीजन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन. अब रिजोल्यूशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं वो, लेकिन अभी हमको पढ़ने का नहीं है, खाली इतना ध्यान रखने का. रिजोल्यूशन तो जब उनके, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैपिटल का वैल्यू कम हो गया, फेस वैल्यू कम हो गया, फिर उसके बाद में उनके डिविडेंड के रेट कम हो गए, तब उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, उनकी सहमति लेनी पड़ेगी, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वोटिंग. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर द को ओनर ऑफ द कंपनी. देखो, शेयर होल्डर कौन है? ओनर से. इक्विटी शेयर होल्डर भी ओनर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर है. तो जब को ओनर वर्ड कब आता है? जब कोई भी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो.
कोई भी प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो तो उसको बोलते हैं को ओनर, जॉइंट ओनर, को ओनर। कोई प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो उसको बोलते हैं को ओनर। ओके, तो इन लोग को ओनर है, लेकिन दे आर नॉट कंट्रोलर। कोई मुझे बताएगा ये क्या पॉइंट है, दे आर नॉट कंट्रोलर? किसी को पता है? Do not manage, okay? Management, okay? Cannot participate in the management. Nice, very good. Okay, देखो, they do not have normal voting rights. ध्यान से सुन लो, they do not have normal voting rights. Therefore, they cannot appoint their representative. जब वो अपने representative appoint कर ही नहीं सकते, तो they cannot participate in the management. So they cannot participate in the management. Therefore, they cannot control the activity of the business of the company. पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया ये? वापस मैं एक्सप्लेन करता हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट्स, therefore they cannot appoint their representative called as director. Therefore they cannot participate in the management of the company, and result that they cannot control the affairs of the company. Affairs of the company बोला मतलब working of the company. तो मुझे तेजल बताओ, who is the controller of the company, or who is the controller? Equity shareholder or preference shareholder? Devina, who is the real controller? Tejal and Devina. Equity shareholders. Very good. Perfect. Perfect. Okay, Teja. Very good. Perfect. And the last point, these shares are purchased by causal investor who are interested in safety of investment and who want steady returns in the investment. चलो यहाँ पे ध्यान दो, प्रेफरेंस शेयर्स का तो आप लोग ने फीचर्स तो पढ़ा कि इनको सबसे पहला रिटर्न मिलता है, सबसे पहला डिविडेंड मिलता है, बराबर है? कंपनी बंद होगी तो पहला कैपिटल इनको मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर जब कंपनी बंद होता है तो उनका एक ही स्टेटमेंट हो रहा है, मेरे को तो धक धक हो रहा है। क्यों धक धक हो रहा है? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन इनको श्योर होता है कि हमको पैसा आना ही आना है, पैसा आना ही आना है अपने को। इक्विटी शेयर होल्डर को तकलीफ होता है, अरे पैसा आना है नहीं आना है, क्या होने वाला है मालूम नहीं है। तो जिसको ना अपने शेयर्स और अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ रखने का है, तो वो क्या करता है? किसमें इन्वेस्ट करता है? प्रेफरेंस में। और जिसको एकदम हायर रिस्क लेने का है, देखो रिस्क से नाम बनता है, हायर रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो वो किसमें इन्वेस्ट करेगा? जिसको रिस्क लेने का है, ज्यादा इनकम कमाने का, वो किसमें इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस शेयर्स में? हाँ बच्चों, जिसको ज्यादा रिस्क लेने का है वो किसमें इन्वेस्ट करेगा? इक्विटी शेयर्स में। वेरी गुड, बिकॉज हायर द रिस्क, लेकिन रिस्क के साथ में रिटर्न्स भी हायर होगा, रिटर्न्स भी हायर होगा। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। अब एक एक को थोड़ा सा डिटेल में नहीं, एकदम ब्रीफ में मैं छोटे में समझा देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस? अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब पता है क्या? क्यूमुलेटिव का मतलब पता है? कलेक्टिव। वेरी गुड, ठीक है। देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोला मतलब इनको अगर गेट्स एक्यूमुलेटेड, ओके, ऐड होते जाता है, एडिंग एडिंग एड ऑन होते जाता है। अगर कोई ईयर में लॉस है, ध्यान दो, देखो डिविडेंड कब मिलेगा? प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड मिलेगा। कोई ईयर में लॉस है, वो ईयर में अगर इनको डिविडेंड नहीं मिलता है तो ये डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में एक्यूमुलेट हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाता है। मतलब शेयर्स रीपेमेंट होने तक
जितना पैसा डिविडेंड का बनता है वो पैसा इनको लास्ट में मिलना ही मिलना है। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी ये साल में जब ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये साल में कोविड-19 के वजह से कंपनीज को लॉस हो रही है एंड कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है तो प्रेफरेंस शेयर्स का ये साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा। कौन से ईयर में हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर में। जब तक रीपेमेंट पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये क्या होते रहेगा? एक्यूमुलेटेड होते रहेगा। क्या होते रहेगा? एक्यूमुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 1000 पकड़ो, छोटा अमाउंट 1000 का डिविडेंड है, ये साल में नहीं मिला तो ये 1000 नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर में अभी डिविडेंड कंपनी कितना पे करेगी? कंपनी का लाइबिलिटी कितना बनता है डिविडेंड पे करने का? तो 1000 प्लस 1000 टोटल 2000। कंपनी का लाइबिलिटी कितना बढ़ेगा? 2000 हो जाएगा। ये ईयर का डिविडेंड लैप्स नहीं हुआ, कैंसिल नहीं हुआ गया, आगे के ईयर में क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया। तो ये बेनिफिट इनका इधर पे है। Those shares on which dividend goes accumulating until it is fully paid up. जब तक पूरा पे नहीं होता है तब तक ये क्या होते रहता है? ऐड होते रहता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज, एक चीज याद रखना इधर पे, ऑलवेज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर इसका मतलब क्या है? जब तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इट इज नॉट मेंशन दैट शेयर्स आर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, then it is deemed, it is assumed, it is implied that preference shares are cumulative preference shares। जब तक आर्टिकल्स में लिखा नहीं है तब तक प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आगे आता है नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर क्यूमुलेटिव में ऐड ऑन होते रहता है, नॉन क्यूमुलेटिव में होता नहीं है। जिस ईयर में डिविडेंड नहीं दिया वो ईयर का डिविडेंड लैप्स, लॉस्ट। जैसा अभी कोविड-19 में अभी ईयर का डिविडेंड नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर ऐड ऑन नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर का फ्रेश डिविडेंड होगा। ये ईयर का डिविडेंड भूल जाने का, कैंसिल, लॉस हो गया, पैसा मिला नहीं, काय को देने का? दैट इज द नॉन क्यूमुलेटिव, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। डिविडेंड ऑफ दीज शेयर्स डू नॉट गेट एक्यूमुलेटेड इफ डिविडेंड इज नॉट पेयर इन एनी ईयर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। कंपनी ने ये साल डिविडेंड नहीं दिया लॉस के चलते तो डिविडेंड कैंसिल, भूल जाने का, वापस मांगने का नहीं, भूल जाओ। आगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या? इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ये कब होगा तो ध्यान दो। होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट शेयर्स इन सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट which remains after the payment of dividend to equity shareholder। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी कंपनी का पॉलिसी है कुछ रिजर्व जमा करने का, सर्टेन परसेंटेज। कंपनी उतना डिविडेंड उतना क्या करती है? रिजर्व करती है। देखो हम लोग ने इनकम स्टेटमेंट देखा था, तो इफ यू रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट में क्या सीन था वहां पे? तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया था और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद में फिर जो पैसा बचा उसमें से इक्विटी शेयर माइनस किया और लास्ट का जो बैलेंस बच गया वो किधर गया? रिजर्व्स को गया। अभी इक्विटी शेयर को पैसा पे करने के बाद में फॉर एग्जांपल 10 लाख बचा, 10 लाख बचा और कंपनी का पॉलिसी है 50% किधर जाएगा? जो लास्ट पैसा बचा उसका किधर जाएगा? रिजर्व में जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, रिजर्व में जाएगा। तो 50% गया मतलब 5 लाख गए, मतलब कंपनी के हाथ में 5 लाख का प्रॉफिट बैलेंस बचा। अब मुझे बताओ ये 5 लाख का प्रॉफिट, कुछ बोला नहीं तो 5 लाख का प्रॉफिट किसका हो गया? अभी किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा या इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा? रिजर्व हो गया, रिजर्व निकालने के बाद में अभी किसके पास जाएगा? कंपनी ने अपना माल ले लिया रिजर्व, वेरी गुड। इक्विटी शेयर होल्डर के बाद रेसिडुअल क्लेमेंट, रेसिडुअल क्लेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा। ठीक है, मैं समझाने के लिए खाली एग्जांपल ले रहा हूं। लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है ना, ये बहुत चालू इंसान है। ये क्या बोलते हैं? चल मेरा शेयर दे। इन लोग भी क्या करते हैं? इसके अंदर से शेयर्स मांगते हैं। शेयर्स बोला मतलब इसके अंदर भी अपना शेयर मांगते हैं, भाई मेरे को भी पैसा दे, अभी मेरे को भी इसमें से चाहिए। दैट इज पार्टिसिपेटिंग। क्या बोलते हैं इसको? पार्टिसिपेटिंग बोलेंगे।
नॉन पार्टिसिपेटिंग इसका उल्टा, नॉन पार्टिसिपेटिंग बोला मतलब देयर इज नो पार्टिसिपेशन फॉर प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट के अंदर कोई भी पैसा इन लोग क्लेम नहीं कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है कि जो कंपनी में जो लास्ट में पैसा बच जाता है उसमें से ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसा मांग नहीं सकते जब तक आर्टिकल्स में लिखा नहीं है तब तक। अगर आर्टिकल्स में बोला इट इज अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स तो दे कैन डिमांड, उन लोग सरप्लस प्रॉफिट में डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज नो। फिर है कन्वर्टिबल, नाम ये कन्वर्टिबल मतलब आगे जाके ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। कहां पे कन्वर्ट होंगे, तो दे विल कन्वर्ट, सॉरी इट विल कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स। कहां पे कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर, convertible debentures are converted into equity share after some fixed period of time, after certain period। लेकिन ना बच्चों जब ये आपको शेयर्स इशू करेंगे ना वो टाइम पे आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिख के दे देंगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मेंशन रहेगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोला मतलब दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब इनके रीपेमेंट तक, इनके रीपेमेंट तक, इनके रीपेमेंट तक दे आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनके रीपेमेंट तक क्या है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। एंड द लास्ट पेयर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का सिंपल मीनिंग कहीं पे भी आएगा, रिडीम, रिडीमेबल, रीपेबल, रीपेबल, रीपेमेंट, रीपेबल और रीपेमेंट। रिडीमेबल बोला मतलब इट इज पेड आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल 20 और 30 इयर्स, 20 और 30 इयर्स बोला मतलब मैक्सिमम 20 इयर्स है। सर आपने बोला था 30 इयर्स किधर से आया, तो 30 इयर्स सम स्पेशल केसेस में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कोई कंपनी एंगेज्ड है उसके लिए 30 इयर्स बोला है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल यू कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 30 इयर्स, मैक्सिमम 20 इयर्स का। एंड इट इज ऑलवेज, और शेयर्स आर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू। शेयर्स आर रिडीम्ड, इधर वर्ड एक रिडीम्ड, ऑलवेज रिडीम्ड फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट और फ्रेश इशू। डिविजिबल प्रॉफिट बोला मतलब कभी नाम सुना है डिविजिबल प्रॉफिट का, आगे नाम आएगा कहीं पे, सुन देख लेना। डिविजिबल प्रॉफिट बोला मतलब अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए जो अमाउंट है ना, जो प्रॉफिट बचा ना, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। एंड फ्रेश इशू बोला मतलब इशू ऑफ शेयर्स, फ्रेश इशू बोला मतलब इशू ऑफ शेयर्स। एंड द लास्ट वन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल का मतलब क्या, नॉट पेएबल। जैसा इक्विटी शेयर्स को कब पे करने का, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वैसा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी कब पे करने का, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन इधर पे कुछ नोट है, यहाँ पे ध्यान दो, shares which are not redeemable, that is repayable only on winding up, लेकिन as per Companies Act section 55(1) of the Companies Act 2030 company cannot issue irredeemable preference shares। therefore जो भी preference share issue करेंगे वो always बच्चों क्या होगा, irredeemable या redeemable। कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो कौन से नेचर की प्रेफरेंस शेयर होगी, वो रिडीमेबल, इररिडीमेबल। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की, प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। इररिडीमेबल, ऐसा किसी का आंसर नहीं है ना? ओके, इट इज ऑलवेज रिडीमेबल, इट इज ऑलवेज रिडीमेबल, कि हमको मैक्सिमम 20 इयर्स के बाद में पेमेंट करना ही करना है। ओके, तो बच्चों इसके अंदर किसी को कोई तकलीफ? काइंड्स और इसमें किसी को कोई तकलीफ? काइंड्स टाइप से किसको तकलीफ, कोई टर्म नहीं समझा हो? ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये चार्ट जरा याद रखना, मैं टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल अभी क्या होता है बाद में देखेंगे, फास्ट ट्रैक पे देखेंगे। ऑथोराइज कैपिटल is classified into two parts, that is issued capital, unissued capital, issued and unissued। issued भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड अनसब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब दो पार्ट, सॉरी तीन पार्ट में, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, सॉरी अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल, एक कैपिटल रिजर्व वर्ड सुना है क्या? ओके, सुना है। अभी पॉइंट ऐसा है सर, कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? किसी को दोनों के बीच का डिफरेंस पता है क्या? ये सुना है क्या कभी? ये सुना था, ये सुना था, ये रिजर्व कैपिटल सुना है? रिजर्व कैपिटल सुना है क्या? यस और नो, खाली इतना बोलो। अच्छा अभय शंकर, बता क्या होता है रिजर्व कैपिटल? बाकी लोग बोलते हैं हमको नहीं बोलने का, हम सेफ साइड में, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, सोच लो थोड़ा, नहीं तो सोचते मत भाई, मैं बता देता हूं तेरे को बाद में। चल ठीक है, गूगल मत मारना, बस इतना ही है। चलो देखो इधर पे, एसपी वाले को तो मालूम होना चाहिए। हाँ, तुम्हारे सिलेबस में लास्ट ईयर के 12th में नहीं था, 11th में होगा तो मुझे पता नहीं है, बट 11th में भी नहीं होगा। हाँ, अकाउंट्स में ही पढ़ा है, मेरे को पता है। देखो अभी ना, थोड़ी देर में जब इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा ना, ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से स्टोर करके रख देना, अच्छे से स्टोर करके रखना। क्योंकि अभी तक कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चों को पूछते रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, आज तक उनको आता नहीं है। लेकिन तुमको जब बताएगा तो तुम लोग जरा ध्यान से सुन लेना, ठीक है? चलो, अब कॉल्ड अप कैपिटल में दो पार्ट होता है, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स और अनपेड कॉल्स, ये सबको पता है ना। अभी सर ये सब होता क्या है, तो फास्ट ट्रैक पे बोलता हूं, ध्यान से सुनो। ऑथोराइज कैपिटल बोला मतलब दैट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी, मैक्सिमम कैपिटल। It is mentioned in memorandum of association. No company shall issue, no company can issue, not shall issue, can issue shares maximum or shares more than the number of shares mentioned in memorandum of association. मेमोरेंडम में जितना शेयर्स का नंबर लिखा है उससे ज्यादा कोई भी कंपनी नंबर ऑफ शेयर इशू नहीं कर सकता है। मेमोरेंडम में 10,000 लिखा है तो मैक्सिमम लिमिट 10,000। द पॉइंट अराइज, सर अगर उससे ज्यादा इशू करना पड़ेगा तो कर सकते हैं क्या? क्या बोलता है पब्लिक, कर सकते हैं क्या? सर अगर उससे ज्यादा इशू करने का तो पब्लिक कर सकते हैं क्या? हाँ, विथ मगजमारी। व्हाट दैट्स मगजमारी बेटा? दिशा, वो मगजमारी को क्या बोलते हैं अपन? आरओसी में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके,
बहुत अच्छी बात बोली है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कब होता है? जब बियॉन्ड द लिमिट गए तुम, परमिशन लेने का। ओम, किसका परमिशन लेने का? बच्चों ध्यान दो, वो नंबर जो है ना, वी कैन अल्टर, जिसको बोलते हैं अल्टरेशन। हम लोग अल्टर करेंगे, मेमोरेंडम अल्टर करेंगे। अब मेमोरेंडम अल्टर करेंगे, वो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एंड शेयर होल्डर के मीटिंग में वी हैव टू पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने का वी कैन अल्टर, अल्टर मतलब वी कैन चेंज आवर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऑथराइज कैपिटल वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कंपनी शैल इशू, कंपनी कैन इशू। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल बोला मतलब ऑफर टू पब्लिक। इशूड कैपिटल बोला मतलब ऑफर टू पब्लिक, पब्लिक को जितना ऑफर किया। और कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी पूरा शेयर्स इशू नहीं करती, कंपनी कुछ शेयर्स बाद में रखती है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए, जिसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ये कब इशू करेगी? फ्यूचर में, फ्यूचर में पैसे की जरूरत होगी तो इशू करेगी। देखो सब शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं इधर पे समझाने के लिए। इशूड कैपिटल बोला मतलब ऑफर टू पब्लिक, एंड अनइशूड बोला मतलब ये कभी, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, इसको कब इशू करेंगी? तो फ्यूचर में। अब इशूड कैपिटल ऑफर किया है, इट इज पॉसिबल कि सबके सब शेयर सब्सक्राइब हो, सबके सब शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, आपने अकाउंटिंग की है, इट इज पॉसिबल। हाँ, समटाइम ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, बट समटाइम केस अंडर सब्सक्रिप्शन का भी आता है। तो सब्सक्राइब बोला मतलब सिंपल मीनिंग बोला तो अप्लाइड बाय, अप्लाइड बाय पब्लिक। और अगर सिंपल मीनिंग में बोला सब्सक्राइब बाय पब्लिक। अब पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब नहीं किया, दैट विल बी कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब कैपिटल, नॉट सब्सक्राइब बाय पब्लिक। 10,000 मैंने ऑफर किया था, पब्लिक ने खाली 8,000 ही क्या किया? पब्लिक ने खाली 8,000 ही सब्सक्राइब किया, 20,000 नहीं किया, 20,000 नहीं किया, तो 20,000 अनसब्सक्राइब। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया कि 10,000 का ऑफर किया था, लेकिन पब्लिक ने 8,000 ही सब्सक्राइब किया, तो कंपनी ये केस में शेयर अलॉट कर सकती है क्या? क्यों भाई शंकर? क्यों नहीं कर सकती? ये आंसर मैं एसपी वालों के पास से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अभय शंकर ने बोल दिया मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। वेरी गुड। 90% नहीं है तो कंपनी शेयर इशू नहीं, अलॉट नहीं कर सकती, इनफैक्ट अलॉट नहीं कर सकती। वेरी गुड। तो वो 10% का जो गैप आता है ना, उसको फुलफिल करने के लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी किसको अपॉइंट करती है? अंडर राइटर्स को। किसको अपॉइंट करती है? अंडर राइटर। नाम सुना है क्या? अंडर राइटर। अंडर राइटर इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन वो गिव्स द गारंटी, जो शेयर्स बेचने का गारंटी लेता है। जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं होता है तो वो गारंटी लेता है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? एडवांस में अंडर राइटर के साथ में क्या कर लेती है? एग्रीमेंट कर लेती है, इसको रिस्क को हटाने के लिए। अरे एसपी वाले क्या कर रहे हैं तुम लोग? मेहनत बर्बाद। आगे, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, अभी शेयर अलॉट हो गया, अलॉट करने के बाद कंपनी ने कॉल किया। आपको तो पता ही होगा कि अकाउंटिंग किया होगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद में कॉल। तो कंपनी ने जितना पैसा मांगा उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलेंगे उसको? कॉल्ड अप कैपिटल। एंड अनकॉल्ड कैपिटल, जितना कंपनी ने मांगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, बट कंपनी ने 6 रुपया मांगा आपके पास से, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना?
₹4। वेरी गुड, क्या हो गया? ₹4 हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान दो, कंपनी क्या करती पता है क्या? वो ₹4 में से ₹3 बचा के रखती, ₹3 अलग रखती है और ₹1 रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर करती है। किधर ट्रांसफर करती है? रिजर्व कैपिटल में, बाय पासिंग, ये लिख लेना किधर पे, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। सर रिजर्व कैपिटल क्या? तो रिजर्व कैपिटल इज दोस कैपिटल जिसका, जो कंपनी कब पैसा मांगेगी पता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल बोला मतलब कौन सा कैपिटल? इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, वो कोई सेपरेट नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। लेकिन रेगुलर काम के लिए कंपनी पैसा मांगेगी नहीं, कंपनी पैसा कब मांगेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी कब डिमांड करेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, बंद करने के टाइम पे। और कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व क्या है? तो कैपिटल रिजर्व इट इज नथिंग बट इट इज अ स्पेशल रिजर्व, इट इज अ स्पेशल रिजर्व। सम स्पेशल केसेस में क्रिएट होता है, जैसा अभी वहां पे शेयर फोरफीचर के टाइम पे क्रिएट होता है, बराबर ना? कैपिटल रिजर्व में जो फाइनल बैलेंस किसका जाता है? शेयर फोरफीचर का ही जाता है ना? यस, एंड इट इज क्रिएटेड फॉर स्पेशल पर्पस। आगे जाके आप देखोगे कहीं पे कुछ कैंसिलेशन करने का होगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा पिक्चर में। एंड पेड अप कैपिटल बोला मतलब अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। और अमाउंट जितना शेयर होल्डर ने पे नहीं किया उसको बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। एंड कॉल्स इन अरियर्स, नोटिस देने के बाद में भी अगर पैसा पे नहीं कर रहे तो शेयर को कंपनी क्या करती है? शेयर को कंपनी क्या करती है? फोरफीचर, वेरी गुड, क्या करती है? फोरफिट करती है। फोरफीचर बोला मतलब इट नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, कॉल का पेमेंट नहीं किया, कॉल का पेमेंट नहीं किया तो कंपनी ने क्या किया? शेयर कैंसिल कर दिया। ओके, तो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। निकाल लिया स्क्रीनशॉट? अब इसके जो डिटेल्स है मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ने वाला हूँ, उसके बाद में एक सम तुमको होमवर्क दूंगा, वो तुमको होमवर्क करने का है। क्वेश्चन दूंगा मैं, वो तुमको होमवर्क करने का है कि कंपनी के बैलेंस शीट में किसका किसका अमाउंट कितना आएगा, कंपनी के बैलेंस शीट में किसका किसका अमाउंट कितना आएगा। सीएस वालों, तुमको तो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है, आई होप तुम लोग कर लेंगे, वहां पे याद रहेगा थोड़ा बहुत तो। वैसे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं बता भी दूं। चलो, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, तुम्हारे स्क्रीन पे सब पॉइंट है, फटाफट रीड कर रहा हूं मैं। ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल authorized by the memorandum of association that a company can raise by issuing shares. It is also called as a registered capital as it is mentioned in the capital clause of memorandum. Underline करके रखो इसको। अंडरलाइन बोला मतलब तुम दिमाग में बिठा के रखो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं बुक वगैरह। Capital clause of memorandum of association, at the company pay the stamp duty on this amount at the time of incorporation. Authorized capital is calculating considering the need or capital of a company at present and future. A company can increase its authorized capital by altering its memorandum of association. What do you mean by altering? Altering का मतलब changes. Altering का मतलब changes. फिर आता है ऑथोराइज कैपिटल के अंदर इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। व्हाट इज द इशूड कैपिटल? Issued capital is a part of authorized capital which is offered by the company to prospective investor for subscription. Thus, it is the share that a company is offering to the public to buy. Public को offer कर इतना share purchase करने के लिए. And the balance part of the authorized capital, for example, 10,000 capital है, उसमें से 6,000 issued को गया, तो balance बचा 4,000 unissued. 4,000 unissued. The balance part of authorized capital not offered to the public is called as unissued capital. In future, the company can issue shares from the unissued capital. आगे issued capital.
इशूड कैपिटल के दो पार्ट, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल। चलो कंपनी ने कितना इशू करने के लिए निकाला था 6000, लेकिन पब्लिक ने खाली 5000 के लिए क्या किया, अप्लाई किया, मतलब 1000 क्या हो गया, अनसब्सक्राइब हो गया, 1000 अभी तक परचेस किया नहीं है। सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, it is a part of issued capital which has been subscribed or taken up, that is bought by the investor, that is the subscriber. The public may or may not subscribe for the entire issue capital, hence the part of the issued capital not subscribed by the investor is called as unsubscribed capital. जितने पार्ट के लिए अप्लाई नहीं किया is called as unsubscribed capital, and subscribed capital may be equal to or less than the issued capital. उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल अभी कितना एग्जांपल लेता हूं ना, 5000, अभी 5000 उसमें कंपनी 6 रुपए का कॉल कर रही है, अनकॉल्ड 3 है, एंड रिजर्व कैपिटल को 1 ट्रांसफर किया। देखो 10 रुपए का फेस वैल्यू था, 6 रुपया कॉल्ड अप, 3 रुपया अनकॉल्ड, 1 रुपया रिजर्व कैपिटल। कंपनी कलेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। याद करो, थोड़ा थोड़ा कंपनी थोड़ा थोड़ा लेती है ना, पूरा नहीं लेती ना एक साथ में। ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स। कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांडेड, मांगा है। कुछ देर पहले तुम लोग ने बोला कंपनी ने क्या किया है, मांगा है, कंपनी ने क्या किया है, मांगा है। द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड फ्रॉम शेयर होल्डर इज अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब 10 रुपए में से 6 रुपया जो मांगा ना, वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। मतलब रूल के हिसाब से 4 रुपया अनकॉल्ड होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 4 रुपया। लेकिन कंपनी क्या करती है, ये 4 रुपए में से 3 रुपया मांगा, 1 रुपया रिजर्व कैपिटल को ट्रांसफर किया। सर ये हमेशा ऐसा होता है? नहीं है, मैं खाली एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। रिजर्व कैपिटल, ये पॉइंट कहीं पे लिख के रखना और याद रखना, फ्यूचर में अटकेंगे, पक्का अटकेंगे। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, कुछ तुमको कोई बोलते ना कॉमर्स में, कुछ जो ज्यादा ही कुछ, अभी मैं वर्ड कैसा यूज करूं, पटेली मारने वाले, उन लोग तुमको एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। 100% पूछेंगे। जो ज्यादा थोड़ा नॉलेज रखते हैं, थोड़ा स्कॉलर्स है, उन लोग जरूर पूछेंगे, जो तेरे को आता है ना, बता मेरे को इसका मतलब क्या। तो उसको खाली रिजर्व कैपिटल का मतलब बता देने को, समझ जाएगा, तुमको मालूम पड़ गया क्या। ओके, तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। A company can decide to keep aside a part of its in uncalled capital to be called up only at the time of winding up. Only at the time of winding up of the company to meet its financial requirement. ये कैपिटल का पैसा कब लेगा कंपनी, तो कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और ये पैसा ट्रांसफर करना है, कंपनी अपने मन से नहीं करता है, कंपनी क्या पास करता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। सर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन बोला मतलब 3/4 वोट विल बी इन द फेवर, मतलब 75%, 75% यस होगा, 25% नो होगा, तो इट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, इट इज स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड ऑर्डिनरी में कैसा होता है, यस ज्यादा नो कम, वो ऑर्डिनरी है। ओके, फिर उसके बाद में कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स। Paid up capital is the total amount of money actually paid by the shareholders when the company had called up or demanded them to pay. The amount not paid by the shareholder is called as calls in arrears or unpaid calls. Even shareholder has to pay call as when the company demand. Failure to pay the calls may lead to forfeiture of the share. What do you mean by forfeiture? Cancellation of shares. Forfeiture का meaning क्या? Cancellation of shares. Okay? तो यहाँ पे आई होप क्लासिफिकेशन आपका, क्लासिफिकेशन ये कंप्लीट हो गया आपका। किसी को कोई डाउट है? जाग रहे हैं तुम लोग कि बैटरी डाउन हो गई है? जाग रहे? किसी को कोई क्वेरी है कि सर हमको ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, कुछ फास्ट गए ऐसा?
सी वाले भागना मत, तुम्हारे साथ में कुछ डिस्कस करने का है मेरे को, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद में किसमें कितना अमाउंट आएगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको पूछूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में ये पूछने के बाद में इसका प्रेजेंटेशन कंपनी के बैलेंस शीट में कैसा होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में इसका ये क्या बोलते हैं अपना प्रेजेंटेशन कैसा होगा। क्वेश्चन ले लो, सॉल्व करेंगे तुम, सॉल्व करने के बाद में मेरे को इसका आंसर बताएंगे कि मैं जो एक एक पूछूंगा इसका आंसर क्या, तो तुमको इसका आंसर आना चाहिए। और आंसर तुम लिखेंगे तो कौन से मेथड से लिखो, तो ये जो मेथड है ना, बता रहा हूं तुमको, ये दिखता है, ये मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट के ऊपर तुम इधर लिखते जाना, क्योंकि कल मैं ये चार्ट के सामने ही अमाउंट लिखते जाऊंगा, ये चार्ट के सामने ही अमाउंट लिखते जाऊंगा मैं। तो तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो ऐसा चार्ट प्रिपेयर करके सॉल्व करो, और बेटर तुम्हारे नोटबुक में किधर तुम कुछ लिखते रहेंगे तो ये चार्ट प्रिपेयर करके रखो कि तुमको एट द एंड में मालूम पड़ना चाहिए कौन सा किसका क्या पार्ट है, ठीक है। हाँ, अभी सीए वालों के लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि कल तुमको तो ग्रुप में बता दिया था मैंने, कंसाइनमेंट का एग्जाम है, ध्यान से सुन लो, एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि एग्जाम सब्जेक्टिव है, अपना 10 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो मैंने 5 मार्क 5 क्वेश्चन रखे हुए सॉल्व करने को कंसाइनमेंट के, ध्यान से सुन लो। नो ऑब्जेक्टिव्स, नो ऑब्जेक्टिव्स, 5 क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, सॉल्व करने के हैं, टाइम 2 आवर्स का टाइम है। यूजुअली 50 मार्क का 1.5 घंटे का होता है, मैंने 2 घंटे का रखा है, 2 घंटे का टाइम है, तुमको सॉल्व करने का है, ध्यान से सुनो, तुमको सॉल्व करने का है। सॉल्व करने के बाद में मैंने असाइनमेंट सेट कर दिया है, असाइनमेंट तुमको दिखेगा फाल्गुनी मैडम कल कितने बजे, 6 बजे, 6 बजे है, हाँ 6 बजे दिखेगा तुमको। रीजन क्या है, कुछ 3:30 तक तुम्हारे लेक्चर है, और 4 बजे की 4 साढ़े 4 की एग्जाम होती है। तो सीए वालों, तुम्हारे लिए मैंने 6 बजे की एग्जाम रखी है, 6 बजे का मैंने किया हुआ है, 6 से लेके कब तक के लिए अपलोड का, मंडे को दोपहर को 12 बजे तक, मंडे को दोपहर को 12 बजे तक अलाउड है। 12 बजे को तुम सबमिट कर देंगे, 12 बजे तुम सबमिट कर देंगे, हाँ, वो सबमिट करने के बाद में तुमको मैं शाम तक इसके सॉल्यूशन तुम्हारे नोट्स में अपलोड कर दूंगा, तो तुमको भी आइडिया आ जाएगा सर हम लोग ने गलती कहाँ पे की है। इज इट ओके? सीए वालों ध्यान से सुन लिया सबने, तुमको सॉल्व करके पीडीएफ बना के अपलोड करने का है। पीडीएफ का साइज 5 MB से कम होगा, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, 5 MB से कम होगा, और तुमको वो अपलोड करने का है। सबको क्लियर हो गया? पहले देखो तो है कितने लोग, है तो बोलेंगे सर हमको पता नहीं है। इधर है 37 लोग है, मतलब सीए वाले ऑलमोस्ट है, सबको पता है, क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई क्वेरी है टेस्ट से रिलेटेड? अन्ना, क्या बोला मैंने अभी? ध्यान रख, तू आजकल आंसर देता नहीं, तेरे बीट्स बजाऊंगा बरोबर से मैं। अन्ना, आजकल तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तेरे बीट्स बजाने पड़ेंगे लगता है मेरे को। किसी को कोई क्वेरी है टेस्ट से रिलेटेड? वो ऑलरेडी तेरी बीट बजी हुई है, पता है मेरे को। देन टू, होता है, पढ़ाई पे ध्यान दे लेकिन। और कौन गायब है इधर, नहीं बोलने वाले कौन कौन है, नहीं बोलने वाले? दिशा छक, पलक मोदी, कुंशा, प्रियांशु, ये प्रियांशु, ऋषभ जैन। अभी आगे और किसी का नंबर आएगा बोलने का, बोलो तुम लोग फटाफट। वेद, फोन हैंग होता है, ठीक है।
ऑलमोस्ट सब लोग है, सब लोग ने सुन लिया। कुंज शाह, ए कुंज भाई, ठीक है, चलेगा। तो कुंज को बाद में बता देना मैंने क्या बोला, खाली माइक ऑन करके ये सब ऑनलाइन देख के सो जाता है वो। जो लोग नहीं बोल रहे कुछ भी, उन लोग को भी समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ओके, ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, कल के टेस्ट का पढ़ाई करो।